इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट को दिखाते हुए जो कि समुद्र के अंदर दबा हुआ था। जब इस ऑब्जेक्ट के बारे में अमेरिकन नेवी को पता चला तब वो इनके ऊपर रिसर्च करने लगे। वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स की बहुत बड़ी टीम बुला दी गई थी जो इन सभी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सके। सारे वैज्ञानिकों को शिप में लेकर आया जाता है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी राय दे सके। अब हमें बेन नाम का एक मरीन कैप्टन दिखाया जा रहा था जो अपनी टीम को इकट्ठा कर रहा होता है। उनकी टीम में तो नॉर्मन नाम के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने काफी सारी रिसर्च की होती है मरीन लाइफ के ऊपर। उनके ही लिखे गए किताबों और आर्टिकल्स की वजह से वो सारे नेवी वाले अपना रिसर्च आगे बढ़ा रहे थे, यानी कि उन्हें पूरा आइडिया मिल चुका था कि शुरुआत कहां से करनी है। अब अपने बाकी मरीन सोल्जर्स की टीम को इकट्ठा करने के बाद बेन उन सभी को ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे। बेन और मिलिट्री की टीम ने जितनी भी रिसर्च की है उसमें ये पता चला है कि समुद्र के अंदर वो जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट मौजूद है वो और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत ही एडवांस स्पेसक्राफ्ट है। साइज और स्ट्रक्चर से पता चलता है कि ये एक यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिकल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो लगभग 300 सालों पहले यहाँ पर आकर क्रैश हो गया था। दरअसल ये सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट की जा रही थी उन मेजरमेंट्स की वजह से जो कि नेवी मिलिट्री हमेशा से यूज करते आ रही थी। इसीलिए बेन अपनी पूरी टीम को बताता है कि मिलिट्री चाहती है कि हम उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को जाकर चेक करें और पता लगाएं कि आखिर ये किस टाइप का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये हुई थी कि स्पेसशिप के अंदर से कुछ वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, यानी कि अंदर जरूर कुछ न कुछ ऐसी चीज है जो अभी तक जिंदा है और हमें उन्हीं अनआइडेंटिकल चीजों का पता लगाना है। बेन का मानना था कि ये स्पेसशिप एलियन सिविलाइजेशन की हो सकती है जो कई साल पहले यहाँ पर क्रैश लैंड हो चुके थे। लेकिन अब बेन चाहता था कि हम उन एलियंस की टेक्नोलॉजी यूज करें और अपने आप को भी डेवलप करें। इसीलिए वो अपनी पूरी टीम के साथ प्लान बनाकर पानी के अंदर जाके ऑब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करने का डिसाइड करता है। सभी सोल्जर्स एक साथ तैयार होने लगे थे, लेकिन हैरी नाम का एक मरीन सोल्जर का मेडिकल इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी वो इस मिशन में जाना चाहता था। हैरी नॉर्मन से जाकर बात करता है कि ये रिपोर्ट मत दिखाना, जिससे कि मुझे मिशन में जाने की परमिशन भी मिल जाएगी। नॉर्मन ये बात क्लियर कर देता है कि इसके बाद अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। हैरी भी अब इस बात से मानकर बाकी टीम के साथ समुद्र के अंदर जाने लगा। बेन और उसके सोल्जर्स की पूरी टीम सबमरीन में बैठकर सीधा चली गई थी समुद्र के एकदम सतह पर, जहां मिलिट्री वालों ने अपना एक अलग ही बेस बनाकर रखा था। इस बेस का नाम हैबिटेट होता है, जिसे कि मिलिट्री वालों ने अपना रिसर्च करने के लिए बनाया था, जिससे कि वो सारी चीजों पर नजर रख सकें। बेन और उसकी पूरी टीम हैबिटेट में ही रहकर उस ऑब्जेक्ट पर रिसर्च करने वाले थे। सबसे पहले वो अपने हेडक्वार्टर में पहुंचकर सारे जरूरत के सामान ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं उस बड़े से ऑब्जेक्ट की तरफ। जब वो सब ऑब्जेक्ट के थोड़ा पास पहुंचे तब उन्हें पता चला कि इसका साइज कितना बड़ा है और स्पेसशिप का स्ट्रक्चर भी काफी एडवांस लग रहा था। वो सब इतना समझ गए थे कि जिस भी सिविलाइजेशन ने इसे बनाया होगा वो इंसानी सभ्यता से काफी आगे निकल चुके हैं। अब उन सारे सोल्जर्स और वैज्ञानिकों का प्लान था कि स्पेसशिप में छेद करके अंदर घुसा जाए। उन्होंने सबसे पहले स्पेसशिप के अंदर घुसने वाले रास्ते पर एयरलॉक लगा दिया जिससे कि पानी न अंदर आ सके, लेकिन वहां का एयरलॉक ठीक से काम नहीं कर रहा होता। तभी टेड नाम का एक दूसरा मरीन बायोलॉजिस्ट वहां की चीजें ठीक करता है। उसने एयरलॉक को ठीक करने के लिए लगातार उसके ऊपर मारना स्टार्ट कर दिया। हालांकि एयरलॉक तो ठीक हो जाता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अब वो सब स्पेसशिप के अंदर छेद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने एडवांस हथियारों के बावजूद भी स्पेसशिप के अंदर तो छेद ही नहीं होता। बेथ नाम के एक दूसरे वैज्ञानिक ने ये नोटिस किया कि भले ही ये स्पेसशिप कई सालों पहले से यहाँ पर क्रैश लैंड हुई थी, लेकिन इसकी पूरी बॉडी पर जरा भी निशान नहीं होते, जो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। अब बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो सब अंदर घुसने में नाकामयाब रहते हैं। इसीलिए कैप्टन बेन ने डिसाइड किया कि हम वापस अपने हैबिटेट में लौट जाएंगे और फिर बाद में ट्राई करेंगे। पर जैसे ही वो वहां से जाने लगते हैं तभी स्पेसशिप का दरवाजा अपने आप ही ओपन हो गया था। इसीलिए वो सारे वैज्ञानिक और बेन अंदर जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी थी। वो सब अब एक एक करके स्पेसशिप के अंदर चले आए। अब उन्हें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करनी थी, इसीलिए वो अपने ग्रुप बनाकर आगे बढ़ रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे। नॉर्मन और हैरी तो साथ में आगे बढ़ते रहते हैं। हैरी तो नॉर्मन से यही कह रहा था कि तुम मेरे रिपोर्ट के बारे में किसी को मत बताना, लेकिन नॉर्मन के चेहरे को देखकर नहीं लगता कि वह हैरी की बातें छुपाने वाला था। थोड़ा आगे चलते ही उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन अब एक एलिवेटर की मदद से वो दोनों अपने आप ऊपर की तरफ जाने लगे थे। ये स्पेसशिप अंदर से इतना ज्यादा बड़ा था कि सभी को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कई दिन लग जाएं। नॉर्मन और हैरी तो अब थोड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर शायद स्पेसशिप
का मेन कंट्रोल सिस्टम था। हैरी और नॉर्मन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई दी। ये किसी इंसान की होती है जो बहुत सालों पहले से ही मर चुका था। दोनों ही उस डेड बॉडी की अच्छे से जांच करते हैं कि ये किस टाइप की ह्यूमन सिविलाइजेशन हैं। उन दोनों को तो वहाँ पर स्नैक्स के कुछ पैकेट्स भी मिले थे जो कि आमंड्स के होते हैं। उस कंट्रोल रूम में देखने पर तो नॉर्मन को बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती थी, यानी कि स्पेसशिप कहीं न कहीं ह्यूमन यानी कि इंसानी सभ्यता से रिलेटेड है। अब नॉर्मन उस बड़े से कंप्यूटर के लॉग में चेक करता है कि आखिर कौन कौन से इवेंट घटे हैं। तभी उन्हें एक आखिरी इवेंट दिखाई दिया जो कि 2043 से होता है, लेकिन उसमें जो हुआ वो एक अननोन इवेंट था। नॉर्मन जब उस इवेंट को टच करता है तब चारों तरफ एक होलोग्राफिक स्क्रीन ओपन हो गई थी। उस पूरे होलोग्राफिक वीडियो में स्पेस दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्पेसशिप लगातार ट्रेवल करते हुए एक बहुत ही बड़े ब्लैक होल के अंदर चली गई, और वो और कुछ नहीं बल्कि यही स्पेसशिप है जो लगातार ट्रेवल करते हुए शायद पृथ्वी पर लैंड हो गई थी, और इतने सालों से सिस्टम बेकार होने के कारण वो यहीं पर फंसे रह गए। नॉर्मन और हैरी बाकी टीम वालों को भी वहाँ पर जल्द से जल्द बुला लेते हैं। अब वो जैसे ही सारे मिलकर कंट्रोल रूम से थोड़ा बाहर गए तभी उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि बीच में एक बहुत ही बड़ा गोल्डन स्पीयर होता है। ये स्पीयर बहुत ही ज्यादा अजीब था। किसी को नहीं समझता कि आखिर ये इतना बड़ा स्पीयर हवा में फ्लोट कैसे कर रहा है और आखिर ये काम क्या करता था। हैरी तो उस स्पीयर को जाकर टच करने लगता है, लेकिन कैप्टन बेन ने उसे मना किया क्योंकि ये एलियंस टेक्नोलॉजी हो सकती है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि स्पीयर के अंदर उनका रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। बेन ने तो अब अपने टीममेट्स को कहकर उस जगह की चारों तरफ अलग अलग कैमरास लगा दिए जिससे कि वो स्पीयर के ऊपर नजर रख सकें। फिलहाल के लिए वो सभी लोग अपनी रिसर्च कंप्लीट करके हैबिटेट में वापस आ जाते हैं। हेडक्वार्टर में वो सब डिनर करते समय ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर वो स्पीयर काम क्या कर सकता है। बेथ ने तो ये क्लियर कर दिया था कि स्पेसशिप किसी फ्यूचर से आई है जो शायद ब्लैक होल से यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गई थी, यानी कि ये स्पेसशिप किसी एलियंस की नहीं बल्कि फ्यूचर में मौजूद इंसानों की है। सभी लोग अपनी एडवाइस देते जा रहे थे कि उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लेकिन तभी खबर आती है कि समुद्र की ऊपरी सतह पर काफी तूफान आ चुका है और अब उन्हें जल्द से जल्द वापस सतह पर लौटना पड़ेगा। बेन तो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करने के लिए बिजी हो जाता है। अब हैरी और नॉर्मन एक दूसरे से इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। हैरी पता नहीं क्यों नॉर्मन को ये कहता है कि हम में से अब कोई नहीं बचने वाला। उसे पता नहीं क्यों डर लग रहा था। दरअसल बात ये होती है कि हैरी को अभी अभी पता चला था कि उसके बॉडी में कैंसर है और वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसीलिए आखिरी बार उसे इस मिशन पर आना था। हैरी नॉर्मन से कहता है कि अगर ये स्पेसशिप ब्लैक होल से टेलीपोर्ट होकर फ्यूचर से पास्ट में आई है तो हम भी ब्लैक होल का यूज करके फ्यूचर में जा सकते हैं। हैरी के मन में तो स्पीयर को देखने की बहुत ही ज्यादा चाह हो रही थी, इसीलिए कुछ समय बाद बिना किसी को बताए हैरी उस स्पीयर के पास चला जाता है। बेन और उसकी बाकी टीम को कैमरास की मदद से कुछ देर बाद ही पता चला कि हैरी उस स्पीयर के पास जा रहा है। सभी लोग हैरी को मना कर रहे थे, लेकिन हैरी उस बड़े से स्पीयर के पास जाकर उसे टच करने लग जाता है, मानो अंदर से हैरी को कोई कंट्रोल कर रहा हो। और अब अचानक से उस स्पीयर के अंदर हैरी का चेहरा दिखाई देने लगा था। हैरी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब अगले ही मोमेंट में हैरी उस स्पीयर के अंदर खींचा चला जाता है। बेन और बाकी लोगों को नहीं समझता कि आखिर हैरी के साथ हुआ क्या। उनमें से कोई भी स्पीयर के पास जाने से बहुत ज्यादा डर रहा था। मिलिट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को जब ये बात पता चली तब वो कैप्टन बेन को कहते हैं कि तुम्हें अपनी टीममेट्स हैरी को वापस ला कर ही ऊपर लौटना पड़ेगा। इसके बदले तुम्हें जितना टाइम चाहिए वो ले लो, लेकिन हैरी को बचाकर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नॉर्मन तुरंत ही भागा भागा उस स्पीयर के पास चला जाता है। वहाँ के चारों तरफ देखने के बाद पता चला कि स्पीयर के ठीक नीचे हैरी बेहोश पड़ा है। उसकी सांसें तो चल रही होती हैं, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। नॉर्मन हैरी की मदद करने लगा वहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन बेन जो कि लगातार उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा था उसे कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, क्योंकि अब नॉर्मन भी खड़े होकर बड़े अजीब तरीके से स्पीयर की तरफ देखता जा रहा था और स्पीयर के अंदर उसकी भी रिफ्लेक्शन दिखाई देने लग जाती है। इस रिफ्लेक्शन के सामने आते ही स्पेसशिप का कुछ समय के लिए पावर कट हो जाता है। चारों तरफ एकदम अंधेरा हो गया था। बेन बार बार ट्राई करता है कि सारी इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाए और थोड़ी देर बाद पावर आ भी जाती है। तभी बेन को मैसेज आता है कि उनकी सबमरीन की इंटरनल पावर्स अब खत्म होने लगी हैं, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द अपना रिसर्च खत्म करके वापस लौटना पड़ेगा। यहाँ हेडक्वार्टर के अंदर नॉर्मन हैरी को किसी भी तरीके से लेकर आ गया था। हैरी अभी भी एकदम बेहोशी की हालत में होता है। उसका तो लगातार इलाज भी किया जा रहा था, पर अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर उस गोल्डन स्पीयर में ऐसा क्या था जिसे कि हैरी ने देखा और वो इस तरीके से सबमरीन की इंटरनल पावर्स के साथ खेल रहा है। अब हमें बेन दिखाया जा रहा था जिसके सीनियर कह रहे होते हैं कि तुम्हें
हर 10 मिनट में अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि इसी वजह से बाकी टीम रियलाइज कर पाएगी कि तुम सभी जिंदा हो कि नहीं, और अगर इन शेड्यूल को फॉलो नहीं किया गया तो उनको रेस्क्यू करने वाली सबमरीन वापस आ जाएगी। अब एक सोल्जर लगातार समुद्र में मौजूद कुछ डिवाइसेस की मेंटेनेंस करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसके चारों तरफ बहुत ही प्यारी छोटी छोटी जेलीफिश होती हैं। हालांकि वो सोल्जर सोच रहा था कि ये जेलीफिश कितनी ज्यादा अच्छी और प्यारी हैं, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही अचानक वो सारी जेलीफिश उस सोल्जर की बॉडी से चिपकने लगी। सोल्जर अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जेलीफिश उसकी बॉडी के अंदर घुस गई थी। उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होने के कारण सोल्जर बच ही नहीं पाता। कई सारी जेलीफिश सोल्जर के सूट में से घुसते हुए बॉडी के अंदर चली गई थी, जिससे कि डूबने के कारण उस सोल्जर की मौत हो गई। बाकी टीममेट्स को जब ये पता चला तब वो कैसे भी करके उस सोल्जर की डेड बॉडी शिप में लेकर आते हैं। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर एक लेडी साइंटिस्ट को पता चला कि इसकी बॉडी में कई सारी जेलीफिश घुस चुकी थी, लेकिन नॉर्मल जेलीफिश ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। ये जेलीफिश किसी अलग ही प्रजाति की थी जो आज तक डिस्कवर नहीं की गई होती। अब उनका एक साथी मारा जा चुका था, जिसका सभी को बहुत ज्यादा दुख होता है। यहाँ बेन नॉर्मन से बात कर रहा था कि आखिर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस अनजान घटनाओं की। नॉर्मन इसका सीधा जवाब देता है कि शायद स्पीयर के अंदर ऐसा कुछ है जो हमसे छुपा हुआ है और इसके पीछे का राज हमें जरूर पता चलेगा। तभी उन दोनों को खबर दे दी जाती है कि हैरी को अब होश आ चुका है। सभी लोग हैरी से पूछताछ करने आ गए कि आखिर उसने वहाँ पर क्या देखा। हैरी तो लगातार खाते जा रहा था और वो पहले से काफी अजीब बिहेव करता है, जैसे कि वो नॉर्मल खाने को भी बहुत ही ज्यादा डिलीशियस कह रहा था, जबकि इससे पहले हैरी इन सारे खाने को एकदम बकवास कहता था। जब हैरी से पूछा गया तब वो बताता है कि जैसे ही मैं उस पियर के अंदर इंटर हुआ तभी मेरे चारों तरफ एकदम अंधेरा हो गया था। सिर्फ मुझे बहुत ज्यादा दूरी पर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसके बाद तुरंत ही मैं होश में आ गया। हालांकि बाकी टीममेट्स को इस बात से बिल्कुल भी कुछ समझता ही नहीं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि उस पियर में जाने के बाद हैरी की बॉडी पर कुछ न कुछ तो चेंजेस हुए हैं। उसकी बात करने का ढंग भी काफी ज्यादा बदल गया था। फिलहाल के लिए बाकी टीम मेंबर्स हैरी के बदलते बिहेवियर को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अचानक स्क्रीन पर बहुत ही अजीब चीजें दिखाई देने के कारण बेन नॉर्मल को बुला लेता है। बेन ने देखा कि बहुत सारे बाइनरी नंबर स्क्रीन पर लगातार आते जा रहे हैं, पर इसका सोर्स कहां से था उसका कोई अंदाजा नहीं होता। उस जगह पर तो अब हैरी भी आ जाता है, जो उन सारे बाइनरी कोड को डीकोड करने में बिजी हो गया था। उसने तो कीबोर्ड के ऊपर सारे बाइनरी कोड को कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड लगा दिया होता है, जिससे कि वो कोड को नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहा था। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि मेरा नाम जेरी है और आप कैसे हो। वो तो नॉर्मल बातें कर रहा था कि मैं हैप्पी हूँ और यहाँ पर खुश हूँ, लेकिन सभी वैज्ञानिकों में से किसी को नहीं समझता कि आखिर ये मैसेजेस आ कहाँ से रहे हैं। कुछ देर बाद नॉर्मन को अपनी स्पेसशिप के बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। ये आवाजें वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों है, इसीलिए उन्होंने अपने एक फीमेल वर्कर को भेज दिया था जो बाहर जाकर मेंटेनेंस करे। लेकिन बहुत समय बीत चुका होता है पर वो वर्कर वापस ही नहीं लौटती। थोड़ी देर बाद नॉर्मन और बेन ने देखा कि उस लेडी की बॉडी स्पेसशिप के बाहर तैर रही है, इसीलिए अब तुरंत ही उसे रेस्क्यू करने के लिए बेथ और हैरी को भेज दिया गया। वो सब जैसे ही उस लेडी के पास पहुंचते हैं तब पता चला कि उसकी पूरी बॉडी एकदम फूल चुकी है। किसी अनजान चीज ने इस लेडी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसका सूट खराब हो गया और वो पानी में डूबकर मर गई। अब वो दोनों ही लेडी को लेकर लगातार अपनी शिप के अंदर वापस आने लगे। तभी नॉर्मन और बेन रेडार पर देखते हैं कि कोई अनजान सी चीज उनकी तरफ बढ़ रही है। चारों तरफ अजीब तरीके के पत्थरों की बारिश होने लगी थी। बेन तो हैरी और बाकी लोगों को जल्द से जल्द शिप में आने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो अनजान चीज लगातार उनकी तरफ ही बढ़ती जा रही थी। वो दोनों जल्द से जल्द उस डेड बॉडी को लेकर किसी भी तरीके से शिप में आ भी गए थे। अब अचानक रडार पर से वो बड़ी सी चीज गायब हो जाती है, जैसे कि वो वहां पर कभी मौजूद ही नहीं थी। लेकिन इस बात का उन वैज्ञानिकों की टीम को पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर ये उनके लिए खतरा बन सकता है। नॉर्मन और बेन के पास तो कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो रिप्लाई आ रहे उस जेरी से बातें करने लग जाते हैं। जेरी तो उन्हें रिप्लाई देते हुए इतना कह रहा था कि तुम सभी का अगला प्लान क्या होगा। इससे ये पता चलता है कि जेरी कहीं न कहीं उन सारी लोगों के ऊपर नजर रख रहा है। अब बेन यहाँ पर जेरी से कुछ बातें उगलवाना चाहता था, इसीलिए वो उससे अलग अलग सवाल पूछने लगा, लेकिन जेरी इसका जवाब देता ही नहीं और डीएक्टिवेट मोड पर चला जाता है। अचानक उनके सबमरीन में बहुत सारे वाइब्रेशंस होने लगे। बाद में पता चला कि फिर से चारों तरफ अंडे टाइप के बहुत सारे पत्थर नीचे गिरने लगे हैं और अब तो उन सभी को अपने रेडार पर एक बहुत ही बड़ी आकृति दिखाई दी, जो किसी और की नहीं, एक भयानक स्क्विड की होती है। ये ऑक्टोपस तो क्रूज शिप से भी बड़ा था।
अब उसी ऑक्टोपस ने उनकी सबमरीन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस खराब होने लगे थे। एयरलॉक वाले इमरजेंसी डोर भी अब टूटने लग जाते हैं। नॉर्मन, बेन और उसकी पूरी टीम मिलकर लगातार एयरलॉक सिस्टम को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर एक बार पानी अंदर घुसना स्टार्ट हो गया तो उनमें से कोई नहीं बच पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हैरी अपने कमरे में बैठकर आराम कर रहा था, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन सारी चीजों में बेन और नॉर्मन को काफी ज्यादा चोट लग जाती है, पर कैसे भी करके उन्होंने ऑक्टोपस के हमला करने से पहले ही एयरलॉक डोर सिस्टम को बंद कर दिया था। कुछ देर बाद वो ऑक्टोपस भी वहां से चला जाता है। नॉर्मन जब हैरी के पास गया तब वो सबमरीन के अंदर मौजूद 2000 क्रिएचर्स की किताबें पढ़ रहा था। हैरी का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, इसीलिए नॉर्मन उससे कई अजीब सवाल पूछ रहा था, क्योंकि हो सकता है कि गोल्डन स्पीयर के अंदर जाने के बाद हैरी के दिमाग पर कुछ असर पड़ा हो। नॉर्मन ने तो हैरी को ये भी बताया कि इस एक्सीडेंट में कौन कौन मर चुका है, लेकिन हैरी तो इन सारी चीजों को इग्नोर कर रहा था। नॉर्मन ने तो बेथ नाम की एक सोल्जर और हैरी को बताया कि हमारे सारे खाने खत्म होने वाले हैं और उसके बाद हमारे पास 0 फूड सप्लाई हो जाएंगे। लेकिन हैरी तो कह रहा था कि मैंने तो फ्रीजर में कई सारे खाने के डिब्बों को देखा है जो शायद हम 1 महीने तक चला सकते हैं। बेथ तो कह रही थी कि ऐसा कोई भी खाना वहां मौजूद नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं ही फ्रीजर में देख कर आई थी। लेकिन जब हैरी ने कहा कि तुम एक बार फिर से देख कर आओ, तब बेथ पूरी तरीके से चौंक गई, क्योंकि वो फ्रीजर सच में पूरे खाने से भरा पड़ा था। अब इस बात से नॉर्मन बेथ के ऊपर थोड़ा सा कम भरोसा करने लगता है। उसे लग रहा था कि बेथ की दिमागी हालत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बेथ तो लगातार यही कह रही थी कि कुछ समय पहले मैंने यहाँ पर कुछ नहीं देखा। अब नॉर्मन हमेशा की तरह स्क्रीन पर आकर जेरी से कुछ बातें करने की कोशिश करता, लेकिन जेरी तो हमेशा यही रिप्लाई दे रहा था कि मेरा नाम जेरी नहीं है। आखिर ये किस तरीके की लैंग्वेज थी, ये बातें नॉर्मन को नहीं समझ में आती। इसीलिए पहली बार आए हुए बाइनरी कोड के पूरे सिस्टम को उसने डीकोड करना फिर से स्टार्ट किया। कुछ घंटों की मेहनत करने पर उसे पता चला कि हैरी ने उनसे झूठ कहा था। जो इंसान उन्हें बाइनरी कोड से रिप्लाई दे रहा होता है उसका नाम जेरी नहीं बल्कि हैरी ही था। लेकिन उन सभी का हैरी ये बातें उनसे क्यों छुपा रहा था, ये नॉर्मन को नहीं समझ में आता। नॉर्मन ने तो ये बातें बेथ को भी बताई, जिससे कि दोनों एक डिसीजन पर आते हैं कि स्पीयर में जाने के बाद हैरी के दिमाग पर जरूर किसी ने कंट्रोल कर लिया है। और वो जो सी क्रिएचर्स की किताबें पढ़ता था उसके अंदर उस बड़े से टेंटिकल वाले ऑक्टोपस का भी इंक्लूजन होता है, यानी कि कहीं न कहीं वो ऑक्टोपस और ये वाले हैरी के बीच कुछ न कुछ संबंध था। बेथ और नॉर्मन डिसाइड करते हैं कि अगर हमें नॉर्मल तरीके से अपना रिसर्च कंप्लीट करना है तो हैरी को सुलाना पड़ेगा। वो जल्द से जल्द जाकर मेडिकल रूम से सोने की दवाई लेकर आ जाते हैं और हैरी को इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे कि हैरी एक गहरी नींद में सो गया था। नॉर्मन अब एक मेंटेनेंस रूम में जाकर वहां की कुछ मरम्मत कर रहा था। तभी अचानक एक सांप नॉर्मल के पैंट में घुसने लगता है। नॉर्मल मदद के लिए बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था, जिससे कि तुरंत वहां बेथ आकर उस सांप को दूर फेंक देती है। बेथ ने बताया कि ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, पर वो पानी के अंदर क्या कर रहा है इस बात का उसे समझ में नहीं आता। अब बेथ यहाँ पर नॉर्मन को लेकर एक दूसरे कंट्रोल रूम में आ जाती है, जहाँ से एक छोटे सबमरीन को कंट्रोल किया जा सकता था। पर अब बेथ ने नॉर्मन को भी वहीं पर जानबूझकर कैद कर दिया होता है, क्योंकि उसे पता था कि नॉर्मन भी उस स्पीयर के पास गया था और जरूर उसके दिमाग पर भी स्पीयर ने कंट्रोल कर लिया होगा। बेथ को अब कंट्रोल रूम से मैसेज आ जाते हैं कि ऊपर के हालात काफी ज्यादा सुधर चुके हैं, तूफान चला गया है और अब कुछ घंटों के अंदर तुम सब वापस आ सकते हो। इसीलिए बेथ तैयारी करने लगी कि वो जल्द से जल्द अपना रिसर्च कंप्लीट करके सतह पर वापस चली जाए। बेथ तो अब डायरेक्टली आकर कंप्यूटर पर मौजूद हैरी नाम की उस अजनबी से बातें करने लगी थी। उसे नहीं समझ रहा था कि आखिर वो सही कर रही है कि नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं गोल्डन स्पीयर का असर नॉर्मन और हैरी के दिमाग पर पड़ा है और वो दोनों कुछ अजीब सा बिहेव करने लगे हैं। उनके आधे से ज्यादा क्रू मेंबर्स तो अब मारे जा चुके हैं, जिसका कोई परफेक्ट रीजन था ही नहीं। अब अचानक नॉर्मन जिस चैम्बर के अंदर मौजूद था वहां पानी भरने लगता है और ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाती है। नॉर्मन तुरंत ही एक ऑक्सीजन मास्क लेता है और तुरंत ही उस चैम्बर से बाहर निकल जाता है। हालांकि उसने डाइविंग सूट पहना ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरीके से सबमरीन के दूसरे रास्ते से अंदर आ गया। हैरी के ऊपर भी अब दवा का असर खत्म होने के बाद वो वहां पर आ जाता है। बेथ तो उन दोनों से माफी मांग रही थी, लेकिन अब नॉर्मन भी समझ गया था कि ये सारी चीजें गोल्डन स्पीयर करा रहा है। दरअसल गोल्डन स्पीयर के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो हमारे मन के अंदर मौजूद डर को रियलिटी में कन्वर्ट कर देती हैं। जैसे कि नॉर्मन को सांपों से डर लगता था, इसीलिए स्पीयर उसके मन की बातों को पढ़कर रियलिटी में सांप बना दे रही थी। और वहीं हैरी को ऑक्टोपस से डर लगता है, इसीलिए बड़े से ऑक्टोपस को क्रिएट कर दिया गया था। बेथ जो कि कई सालों से सबमरीन में काम किया करती थी, उसे इस बात का डर लगता था कि वो समुद्र के अंदर मौजूद किसी धमाके में मारी
न जाए। यानी कि अब वो गोल्डन स्पीयर इस बात को सच करने वाला था। उनके सबमरीन में अलार्म बजने लगता है कि चारों तरफ मौजूद अब डायनामाइट एक्टिवेट्स हो चुके हैं। दरअसल ये बॉम्ब्स तो खुद बेथ ने उन क्रिएचर्स को मारने के लिए लगाए थे, लेकिन अब सिर्फ 10 मिनट के अंदर ब्लास्ट होने के कारण पूरी हेडक्वार्टर तबाह हो जाएगी। वो तीनों जल्द से जल्द अपना डाइविंग सूट पहन लेते हैं और एक छोटे से सबमरीन के अंदर बैठ के यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबमरीन तो बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रही थी। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई रिजल्ट मिलता ही नहीं। तभी अचानक अगले ही मोमेंट में वो तीनों टेलीपोर्ट हो चुके थे उस एलियन स्पेसशिप के अंदर। वहां अंदर जाने के बाद वो ठीक सामने खड़े हो जाते हैं गोल्डन स्पीयर के, जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ रही थी नॉर्मन की वो रिफ्लेक्शन जो काफी डरावनी लग रही थी। वो कह रही होती है कि इस बटन को दबाने के लिए, जिससे कि हम सब यहाँ से आजाद हो सकते थे। लेकिन हैरी और बेथ तुरंत ही उसे रोककर वापस सबमरीन की तरफ लेकर आ जाते हैं। इस बार वो किसी भी तरीके से सबमरीन को एक्टिवेट करने में कामयाब हो गए। वो तीनों जल्द से जल्द स्पेसशिप और हेडक्वार्टर से काफी दूर जाने लगे। वहां पर तो बॉम्ब्स के कारण अब एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसका असर काफी दूर तक देखा जा रहा था। ये इतने बड़े झटके होते हैं कि उन तीनों की सबमरीन भी हिल जा रही थी, पर इसी झटके ने उनकी सबमरीन को पावर दी जिससे कि वो ऊपर की तरफ जा सके। कुछ देर के अंदर ही अंदर वो सब सतह पर पहुंच जाते हैं। उन तीनों को नासा की रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू भी कर लिया गया था। अब वो तीनों एक चैम्बर में आकर बात कर रहे थे कि अगर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि अगर कोई उस शिप के पास जाकर कुछ भी सोचेगा तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता था, और अगर ये गलत हाथों में लग गई तो हमारी इंसानियत खत्म भी हो जाएगी। इसीलिए अब हैरी उन्हें एक एडवाइस देता है कि हमें इन सारी चीजों के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए, और ये हो सकता था उस गोल्डन स्पीयर से विश मांग के, क्योंकि वही तीनों ऐसे सर्वाइवर्स थे जो कि गोल्डन स्पीयर से कनेक्टेड हो चुके होते हैं। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और सोचने लग जाते हैं कि वो गोल्डन स्पीयर के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे और वैसी कोई खतरनाक चीज पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है। अगले ही मोमेंट में समुद्र के अंदर मौजूद वो बड़ा सा गोल्डन स्पीयर हवा में उड़ते हुए दूर स्पेस में कहीं चला गया था। यानी कि उन तीनों की विश पूरी हो चुकी है और वो इस दुनिया से कहीं दूर चला गया है। नॉर्मन, बेथ और हैरी भी सब कुछ भूल चुके थे और वो तीनों ये नहीं समझ पा रहे होते कि उन्होंने अपना हाथ क्यों पकड़ा था। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।